हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम 21 जुलाई 2023 के शिफ्ट फोर्थ के मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। बाकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके रख सकते हैं। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहां पर इस भाई का कमेंट देखिए। भैया ने बोला है, भैया प्लीज़ आप एसएससी के सारे एग्ज़ाम के सॉल्यूशन देना। देखिए डेफिनेटली जहां तक हो सके मैं कोशिश करूंगा कि आपको एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स की मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँ। जहाँ तक हो सके पूरी कोशिश करूँगा। आगे इन्होंने बोला है, भले आपको अभी कम व्यूज़ मिल रहे हैं बट देखिए व्यूज़ तो कम मिल रहे हैं बट व्यूज़ जिस हिसाब से मिल रहे हैं उतने लाइक भी नहीं आते वीडियोस पर। तो वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि वीडियोस को और ज़्यादा गहराई के साथ एक्सप्लेन किया जाए। बट देखिए फिर भी मैं कोई कमी नहीं छोड़ता, क्योंकि 30 मिनट लगभग 30 मिनट से 40 मिनट तक की वीडियो चली जाती है। फिर वीडियोज़ जो है और ज़्यादा गहराई के अंदर एक्सप्लेन किया जाए तो 1 घंटे के तकरीबन जो है वीडियो चली जाती है। फिर लोग देखना भी पसंद नहीं करते इतनी लंबी वीडियोज़ को। तो जहाँ तक हो सके मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि हर एक क्वेश्चंस को आपको डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन किया जाए, और यही भी बताता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना होता है। बाकी सॉल्यूशन को मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जिनकी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है उनको भी सारी की सारी मैथमेटिक्स जो है समझ में आए। आगे इन्होंने बोला है, बट आई नो आप इतनी हेल्प कर रहे हो, एक दिन आप बहुत फेमस होंगे। देखिए सबसे पहले तो इनका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। बट फेमस होने का मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये तो आप सब लोगों का प्यार है, इसी तरह से प्यार और सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह से मेहनत करता रहूँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। बी से शुरू करते हुए यदि वे दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन में देखिए, ए जो है वो आपको दे रखा है 8 दिन में काम कर सकता है, बी जो है वो 18 दिन में काम कर सकता है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 72 आ जाएगा। ये आपके पास 9 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, 4 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि बी से शुरू करते हुए, यानी कि पहले दिन बी काम करता है फिर ए काम करता है। इसी तरह से ये पैटर्न जो है चलता रहेगा। हम क्या करते हैं, दो दो के पेयर बना लेते हैं, यानी कि हम देखते हैं कि 2 दिन के अंदर ओवरऑल कितने यूनिट का काम हो रहा है। तो बी करता है यहाँ पर 4 यूनिट का काम, ये करता है 9 यूनिट का काम। ओवरऑल देखा जाए तो 2 दिन के अंदर कितने यूनिट का काम हो रहा है, 13 यूनिट का काम हो रहा है। हमें तो 72 यूनिट का काम कराना है। तो यहाँ पर 13 पंजे 65, 13 छिक्के 78 तो ज़्यादा चला जाएगा, तो 5 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 13 पंजे 65 यूनिट का काम हो जाएगा कितने दिन में। इधर भी 5 से गुणा कर दीजिए, यानी कि आपके पास 10 दिन के अंदर जो है 65 यूनिट का काम हो जाएगा। तो 10 दिन तो ये हो गए, ठीक है। अब हम शेष काम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि अब हमारे पास काम कितना बचा है। तो शेष काम, अब देखिए आप एग्ज़ाम के अंदर इस तरह से नहीं लिखते कि शेष काम, फिर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कि 72 यानी कि टोटल वर्क था, इसमें से 65 हो गया, यानी कि यहाँ पर 7 बच गया। तो ये आपको लिखना नहीं पड़ता, या आप डायरेक्ट भी यहाँ पर देख सकते हैं, इसका पता कर सकते हैं। अब देखिए इसके अंदर बी से शुरू हो रहा था, ए पर एंड हो रहा था। इसी तरह से लास्ट में भी ए पर एंड होगा, बारी किसकी आएगी, अब लास्ट में बी की आएगी। अब बी तो यहाँ पर 4 यूनिट का काम करता है एक दिन में, तो इस 7 यूनिट में से ये 4 यूनिट का काम और कर देगा। 4 इसकी एफिशिएंसी थी तो भाग लगा दीजिए, यानी कि 1 दिन का टाइम और इसको बी को लगेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए कितना काम शेष बचा। इसके बाद यहाँ पर शेष काम अगर कैलकुलेट करें तो ये शेष काम आपके पास कितना होगा। देखिए 7 यूनिट आपके पास पहले था, अब 7 यूनिट में से 4 यूनिट का काम और हो चुका है, तो बचा कितना, 3 यूनिट का काम बचा। तो अब ये 3 यूनिट का काम करेगा कौन, ए करेगा, क्योंकि बी तो कर चुका है, अब ए की बारी आएगी। और ए तो यहाँ पर एक दिन में 9 यूनिट का काम करता है, तो यहाँ पर ये 3 यूनिट का काम, और बट्टे में यहाँ पर 9 इसकी एफिशिएंसी रखेंगे तो 1/3 दिन का इसको और टाइम लग जाएगा। तो नंबर ऑफ टोटल डेज हम कैलकुलेट करें तो 10 दिन ये रहे, 1 दिन ये रहा, 1/3 दिन ये रहे, यानी कि नंबर ऑफ टोटल डेज आपके पास कितने आ जाएंगे, 11 सही 1/3 दिन आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अनिल और तीर्थ दो बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से 192 किलोमीटर की दूरी पर हैं के बीच गाड़ी चलाते हैं। अनिल ने 8:20 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई। वह बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। तीर्थ ने 9:50 AM पर बिंदु ए से यात्रा शुरू की। उसने 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाई, बिंदु बी पर पहुंचा और तुरंत उसी चाल से ए पर वापस आ गया। अनिल और तीर्थ पहली बार एक दूसरे से किस समय मिले, यानी कि यहाँ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक बिंदु ए मान लीजिए और दूसरा बिंदु बी मान लीजिए। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो आपको बताई गई है, कितनी बताई गई है,
यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको 192 किलोमीटर बताई गई है। तो ये आपके पास इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 192 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ से अनिल दौड़ना शुरू करता है। अनिल अनिल कितने बजे 8:20 AM पर, 8:20 AM पर। और इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पर, ये 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है, 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहाँ पर ये कितने टाइम पर पहुँच जाएगा, ये मैं रेड कलर से जो लिख रहा हूँ ये इसकी बाद की स्थिति लिख रहा हूँ, यानी कि बी पर पहुँच जाएगा अनिल कितने टाइम में। अनिल यहाँ पर पहुँच जाएगा कितने टाइम में, टी बराबर आपके पास आ जाएगा, ये 192 किलोमीटर की डिस्टेंस थी, 192 बटे करेंगे 64। अब 64 का यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये 192 कितनी मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि कितना मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई, यानी कि ये 3 घंटे आपके पास आ जाएगा। ये आप यूनिट डिजिट से आप लगभग में पता कर सकते हैं, आपके पास आ जाएगा, यानी कि 3 घंटे का टाइम ये ले रहा है। अच्छा, तो 3 घंटे का टाइम ले रहा है। तो अब यहाँ पर टाइम क्या हो चुका होगा, यानी कि कितने बज चुके होंगे ये आप बता सकते हैं। देखिए ये 8:20 हो रखी थी, यानी कि 8:20 हो रखी थी, इसमें 3 घंटे जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 11:20 पर ये यहाँ होगा, यहाँ पर पहुँच चुका होगा। अब यहाँ से ये तुरंत वापस दौड़ना शुरू कर देता है, और यहाँ से जो है ये 9:20 पर दौड़ रहा था, 9:50 पर ये जो तीर्थ है ये दौड़ना स्टार्ट कर रहा था। तो तीर्थ यहाँ पर रखेंगे, और ये 9:50 का टाइम था, 9:50 पर ये दौड़ना स्टार्ट करता है। तो अब यहाँ पर ये 9:50 और ये आपके पास 11:20, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए कितने का है। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये 9:50 का और 9:50, और ये यहाँ पर ऊपर था 11:20। इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस आपको देखना है। तो आपको 1 घंटे 30 मिनट का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा होगा, 1 घंटे 30 मिनट का। तो ये 1 घंटे 30 मिनट के अंदर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, यानी कि ये हाथ पर तो हाथ धरे बैठे नहीं रहेगा, यानी कि 11:20 पर वहाँ पर पहुँच चुका है। तो 9:50 के बाद 1.5 घंटे तक ये ऐसे ही नहीं बैठा रहेगा यहाँ पर, 1.5 घंटे तक इसने भी तो कुछ अतिरिक्त दूरी तय की होगी। तो यहाँ पर ये अतिरिक्त दूरी कितनी होगी इसके द्वारा तय की गई, वो मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ। यानी कि ये 1.5 घंटे का टाइम था और इसकी स्पीड थी 96 किलोमीटर पर आवर। तो 1.5 घंटे को मैं 1.5 लिख सकता हूँ, या फिर 3/2 लिख सकता हूँ, यानी कि 96 की स्पीड से 3/2 घंटे के अंदर 1.5 घंटे को 3/2 लिख सकता हूँ। ये दूरी आ जाएगी आपके पास यहाँ पर बी द्वारा, ये तीर्थ द्वारा चली गई आपके पास, ये आ जाएगी। ये कितनी बार कट जाएगा, 48 बार कट जाएगा, और ये 8 त्रिका 24 और 4 त्रिका 12, 2 14, 144 किलोमीटर ये चल चुका होगा। तो यहाँ तक मान लीजिए ये आ गया 144 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए ये 144 किलोमीटर यहाँ तक की डिस्टेंस है, और तीर्थ अब इस टाइम पर यहाँ पर है तीर्थ, और टाइम क्या हो रखा है 11:20। अब 11:20 पर ये यहाँ पर आ चुका है, 11:20 पर। अब ये अनिल यहाँ पर देखिए ये 11:20 यहाँ पर हो चुके हैं, और ये डिस्टेंस 144 थी। अब यहाँ पर 192 से ये घटाएंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बच जाएगी, यानी कि यहाँ से तीर्थ से लेकर ये बी तक की दूरी यहाँ पर ये आपके पास बच जाएगी 48 बच जाएगी। 144 इसमें से माइनस करेंगे, यानी कि 48 किलोमीटर ये बच जाएगी डिस्टेंस, 48 किलोमीटर ये वाली डिस्टेंस बच गई है। और ये तीर्थ यहाँ पर ये 96 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, 96 किलोमीटर पर आवर, और ये अनिल जो है इधर से अब दौड़ रहा है 64 किलोमीटर पर आवर, यानी कि विपरीत दिशा में ये दौड़ रहे हैं। तो ये 64 और 96 क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, और ये 48 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होगी। तो इसको कितना टाइम लगेगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर आपके पास ये टाइम कितना आ जाएगा, ये देखिए 48 किलोमीटर की डिस्टेंस थी इनके बीच की, और रिलेटिव स्पीड इन दोनों को ऐड करके आएगी, यानी कि क्योंकि ये दोनों मिलकर कवर करेंगे तो ये बट्टे में क्या आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि आपके पास 160 हो जाएगा, 160 हो गया, रिलेटिव स्पीड इनकी 160 हो गई। गुणा कर दीजिए, देखिए यहाँ पर ये घंटे में आया टाइम, मिनट में चेंज करने के लिए यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 0 से 0 कट गया, 16 3 48, 36 का 18 मिनट यहाँ पर यह टाइम लग गया, 18 मिनट का यहाँ पर यह टाइम लग गया। अब हम क्या करेंगे, ये 18 मिनट यहाँ पर देखिए 11:20 जो यहाँ पर यह टाइम आया था, 11:20 जो टाइम आया था, इसमें 18 मिनट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। जैसे ही इसमें 18 मिनट ऐड कर देंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 11:38, यानी कि 11:38 AM पर ये दोनों एक दूसरे से मिले होंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर भी ये मिले होंगे, तो वो टाइम क्या था, 11:38, ये आपके पास आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा बैक कीजिएगा और फिर से देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें, यदि कुल अंक 3000 थे तो तर्क शक्ति में अंक क्या होंगे।
तो तर्क शक्ति का अगर देखें तो यहाँ पर 75 डिग्री दे रखा है, 75 डिग्री, और ये केंद्र पर 360 डिग्री का बनता है एंगल, और 360 डिग्री की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी थी 3000, तो 75 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि आपके पास हो जाएगी 3000/360, 3000/360 से इसको 75 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये यहाँ पर जो है आपके पास ये 15 से कट रहा, 15 पंजे 75, और ये 15 दूनी 30, और ये 15 चौका 60, 24 आ गया। और इसके अलावा यहाँ पर 24 का अगर 3000 के अंदर भाग दें तो ये आपके पास 24 से कम 24, और शेषफल बचा यहाँ पर 6 उतारेंगे 0, 24 दूनी 48, शेषफल बचा 12 उतारेंगे 0, 24 पंजे 120, और 125 का 5 गुना 625 होता है। तो आपके पास 625 जो है वो करेक्ट आंसर होता। यदि एक अर्ध गोलाकार कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और इसकी मोटाई 0.25 सेंटीमीटर है, तो कटोरा बनाने के लिए आवश्यक सामग्री का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर मान लीजिए अर्ध गोलाकार कटोरा है, ये अर्ध गोलाकार क्या है कटोरा है, और इसका यहाँ पर देखिए आपको आंतरिक त्रिज्या भी दे रखी है, यानी कि इसकी कुछ मोटाई भी रही होगी, यानी कि ये मान लीजिए इसके किनारे हैं और ये किनारों की मोटाई भी आपको दे रखी है और आंतरिक त्रिज्या भी आपको दे रखी है। अगर मैं आंतरिक त्रिज्या यहाँ से बनाऊँ तो ये आपको यहाँ पर इनर रेडियस यानी कि आंतरिक त्रिज्या आपको दे रखी है आर बराबर स्मॉल आर बराबर 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर बराबर ये 5 सेंटीमीटर, और इसकी ये जो मोटाई है ये कटोरे की मोटाई जो है वो आपको दे रखी है 0.25 सेंटीमीटर, 0.25 सेंटीमीटर। तो आप ये वाली पूरी रेडियस बता सकते हैं, यानी कि ये केंद्र से लेकर यहाँ तक कि बाहरी किनारे तक की पूरी रेडियस आप बता सकते हैं, यानी कि कैपिटल आर बराबर बता सकते हैं, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, यानी कि यहाँ से ये आपके पास यहाँ पर मोटाई भी जुड़ जाएगी और ये आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि 5.25% या 5.25 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए इस कटोरे के अंदर आपको लगने वाली सामग्री कैलकुलेट करनी थी, तो इस पूरे गोले का बाहरी आयतन कैलकुलेट कीजिए और इसमें से माइनस ये जो आंतरिक आयतन यानी कि आंतरिक अर्धगोला बन रहा है, यानी कि इसके अंदर भी अर्धगोला बनेगा, तो इसमें कोई सामग्री लगने वाली तो है नहीं इस कटोरे को बनाने में, तो इस अंदर वाले गोले का आयतन कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि आपके पास 4/3 ये सॉरी यहाँ पर अर्धगोला है तो 2/3 हो जाएगा, तो ये 2/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब करें, ये आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब, यानी कि यहाँ पर देखिए कैपिटल आर क्यूब करेंगे क्योंकि बाहरी गोले का आयतन ज़्यादा आने वाला है, तो इसमें से माइनस कर देंगे 2/3 पाई और स्मॉल आर क्यूब, यानी कि स्मॉल आर क्यूब ये आंतरिक त्रिज्या यानी कि अंदर वाले गोले का आयतन, इसमें से माइनस करेंगे। अब ये इतनी चीज़ आप दिमाग में भी सोच सकते थे, यानी कि 2/3 पाई पे सॉरी पाई पे 2/3 पाई यहाँ से क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर आर क्यूब और माइनस स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पर देखिए कैपिटल आर की वैल्यू रखेंगे और स्मॉल आर की वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पर आपको क्यूब कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए मैं अगर कैपिटल आर को यहाँ पर सोल्व करके दिखाऊं, ये आपके पास कैपिटल आर बराबर क्या लिख सकते हैं, ये 5.25 जो है ये 5.25 जो है इसको यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 100 लिख सकते हैं, और ये आपके पास आप कितना आ जाएगा, यानी कि 4 से कटेगा 25 चौके 100 और 25 चौके 100, और ये आपके पास 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 और 25 से कम 25 21 आ जाएगा, यानी कि 21/4 आपके पास ही आ जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2/3 पाई, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख दीजिए, पाई की वैल्यू यहाँ पर 22/7 रख दीजिए, और ब्रैकेट के अंदर 21/4 का होल क्यूब कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 5 का क्यूब। अब यहाँ पर इसको सोल्व करना था, यानी कि आपके पास 2/3 इंटू में 22/7 और इंटू में यहाँ पर ऊपर 21 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपके पास 9261 था। अदरवाइज यहाँ पर देखिए किसी को याद भी नहीं होगा तो इसको क्वेश्चन को छोड़ना नहीं था। देखिए 21 का क्यूब आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 21 का क्यूब जो है इसको आप लिख सकते हैं 21 का स्क्वायर इंटू में 21, यानी कि यहाँ पर 21 का स्क्वायर तो आपको पता है 441 इंटू में 21 से मल्टीप्लाई कर देते तो 21 से कम 21 हासिल आती है आपके पास 2, 21 के 84 और 2 86 का 6 हासिल आती है 8, और 84 और 8 आपके पास कितना हो जाता, 84 और 8 आपके पास हो जाता 92, एक सेकेंड 21 के 84 और ये आपके पास कितना आया था 86 आया था, हासिल आए थे 8, 84 और 8 92, यानी कि आपके पास 92 आ रहा है, यानी कि आपको कैलकुलेट कर लेते डायरेक्ट यहाँ पर आपके पास जो है क्यूब 21 का क्यूब कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ पर ये बट्टे में 4 का क्यूब 64 होता है और ये माइनस के अंदर 5 का क्यूब कितना होता है 125। एलसीएम ले लीजिए, यानी कि आपके पास 2/3 इंटू में 22/7 इंटू में ऊपर ये 9261 और माइनस ये 64 से गुणा कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर एक साइड करके आपको दिखा रहा हूँ 125 को 64 से गुणा कैसे करते हैं। इसको 16 इंटू में
4 लिख सकते हैं 64 को। तो यहाँ पर ये 16 पंजे 80, हासिलाती 8, 16 दूनी 32, 8 40 और हासिलाती 4 ये 20, यानी कि 2000 आ गया। 2000 इंटू में 4 करती है 8000 आ गया, यानी कि आपके पास 8000 आता। तो इसमें से माइनस कर दीजिए 8000 और ये बट्टे में 64 जो है इनका एलसीएम आ गया। अब यहाँ से सोल्व करते तो आपके पास क्या आता, 2/3 इंटू में 22/7, ऊपर कितना बच गया, ये आपके पास बच गया 1261 और ये बट्टे में 64। यहाँ से देखिए 22 दूनी 44 होगा और 44 कटेगा 4 से 11 बार और ये आपके पास 16 4 64, यानी कि बट्टे में 16 आ गया। अब यहाँ पर आपको ये करना था, ये जो वैल्यू आई है ये 1261, इसको मैं लगभग, अगर इसको मैं लगभग लिख लूँ 1260, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि 1260 में लिख लेता हूँ लगभग। तो ये 7 का 21 होगा और 21 छिके 126 होता है, यानी कि 60 बार कट जाएगा और 11 इंटू में 60 ऊपर कितना बन रहा है, 660 बन रहा है और ये बटे में 16 बन रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके पास यहाँ पर भाग लगाते तो 16 4 64, 4 बार गया 2 बचा और 16 एकम 16, 41 करके एक ही ऑप्शन दे रखा है। तो 41.28 सेंटीमीटर क्यूब आप आंसर टिक कर देते। तो ये था इसका प्रोसेस। हालांकि मैंने आपको यहाँ पर पूरा कटोरा वगैरह सब कुछ बना के दिखा दिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा आपको, बाकी इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करना था, ये चीज़ आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, रामलाल अपने माल पर 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और इस पर 10% की छूट देता है, उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए, कॉस्ट प्राइस मान लीजिए 100 था, कॉस्ट प्राइस मान लिया 100 था। तो इससे 40% अधिक करता है तो यहाँ अंकित करता है, यानी कि मार्क प्राइस 140 रहा होगा और इस पर 10% की छूट देता है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 10% का मतलब 1/10 होता है, 10 पर 1 की छूट, यानी कि यहाँ पर 14 इंटू में आप करते हैं 14 इंटू में करते ये 9/10, यानी कि 10 पर 1 की छूट दे दी गई थी। तो 9/10 इसका कैलकुलेट करते ये आपके पास ये 140 था, सॉरी मार्क प्राइस 140 था। यहाँ पर मैं 1 सेकंड दोबारा से लिख देता हूँ इसको, मार्क प्राइस जो है ये 140 था, इस पर यहाँ पर छूट दे जाती, यानी कि आपके पास इतना आ जाता और ये 0 से 0 कट जाता, 14 नमा 126। तो यहाँ पर ओवरऑल देखते हैं तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 26 अधिक में बेची जा रही है तो 26 का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 100 पर गुणा करते हैं 100 से, तो आपके पास 26% जो है आंसर आ जाता है। इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये क्वेश्चन। और त्रिभुज PQRQ पर एक समकोण त्रिभुज है, तो आपको ये भुजाओं का अनुपात दे रखा है और इसका मान आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि यहाँ से अगर मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना के दिखाऊँ तो ये आपके पास जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया और इसके अंदर Q समकोण पर था, ये P मान लीजिए, ये R मान लीजिए। PQ देखिए यहाँ पर 3 यूनिट दे रखा है तो ये 3 यूनिट और ये QR जो है ये 4 यूनिट दे रखा है तो यहाँ पर ये 4 यूनिट, तो ट्रिपलेट से ये 5 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर ये साइन P को देखना था, तो साइन P को अगर देखेंगे तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब होगा। तो ये साइन P यहाँ पर कितना आ जाएगा, लंब बट्टे कर्ण, यानी कि 4/5। और ये यहाँ पर Q तो आपके पास 90 डिग्री था, तो यानी कि साइन Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1 आ जाएगी। और यहाँ पर साइन R को अगर देखेंगे तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी कि 3/5। इन तीनों को ऐड करना था, तो ऐड करेंगे तो ये 5, तो आपके पास क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब ये चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ऊपर 4 + 5 + 3, यानी कि आप अगर इनको ऐड करते तो आपके पास 9 और 3 12/5 आ गया। ये आपके पास आंसर, ये सॉरी 5 है, बट्टे के अंदर 15 नहीं है, तो 12/5 जो है वो आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए, x बराबर ये दे रखा था, y बराबर ये दे रखा था, तो यहाँ पर इसका मान कैलकुलेट करना था। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 3 दे रखा है, तो x का क्यूब करेंगे तो ये 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, यानी कि 64 इंटू में 27 आएगा। और ये यहाँ पर 36 दे रखा है, ठीक है 36 दे रखा है। अभी मैं प्लस माइनस नहीं लगा रहा बीच में, पता नहीं निशान किसका हो जाए। तो यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर करेंगे तो ये आपके पास कितना होगा, 9 होगा। y यहाँ पर -4, जब इसको -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू माइनस में हो जाएगी, तो इसमें से माइनस करेंगे। और ये आगे दे रखा है 24 इंटू में x 3 दे रखा है, y -4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये प्लस में ही रहेगा। और ये प्लस के अंदर 2 इंटू, एक सेकेंड, इसको यहाँ पर ये 2 इंटू में y का क्यूब दे रखा है, y यहाँ पर -4 का क्यूब ये आपके पास हो जाएगा 64, और 64 यहाँ पर ये हो गया तो ये माइनस में होगा, क्योंकि क्यूब दे रखा है तो यहाँ पर घात ओड है, तो यानी कि आपके पास माइनस में होगी वैल्यू। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट से हम इसको चेक करेंगे, यूनिट डिजिट से आप इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर यूनिट डिजिट से आपका हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अलग अलग यूनिट डिजिट है और यहाँ पर ये 2 ऑप्शन में जो है 4 दे रखी है। अगर आपके पास 4 यूनिट डिजिट आ जाता है तब तो आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, अदरवाइज़ आपका आंसर बन जाता है तो ठीक है। यहाँ पर देखते तो 7 चौके 28, यूनिट डिजिट 8। यहाँ पर देखते हैं 9 चौके 36, 36 में 6 और 6 छंग 36, यानी कि यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आया। और यहाँ से अगर देखते तो 36 का 18, 18 के अंदर 8 यूनिट डिजिट, 8 चौके 32, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आया। और यहाँ से अगर देखते तो 4 दूनी का 8 आया।
तो ये आपके पास ये प्लस में था, ये माइनस में था, ये भी माइनस में था। तो ये 8 से तो ये देखिए 8 कट गया। अब यहाँ पर ये प्लस का 2 बचा, प्लस का 2 बचा, और इसमें से क्या हो रहा है, माइनस का 6 हो रहा है, माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पर ये 2 में से तो 6 आप घटा नहीं सकते, तो यानी कि ये तो यूनिट डिजिट है यहाँ पर, यानी कि 2 के पहले भी कुछ अंक रहे होंगे और हम उनसे क्या ले लेते हैं, एक हासिल ले लेते हैं। तो ये कितना बन गया, 12। 12 माइनस 6 जैसे करेंगे आपके पास 6 आंसर, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 6 आ रहा है और 6 एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो आपका आंसर बन गया। आगे आपको कुछ नहीं करना था। नेक्स्ट देखिए, ये 8 कोट ए बराबर 7 है, तो साइन ए की वैल्यू बतानी थी। तो यहाँ पर कोट ए बराबर क्या लिख सकते थे, ये 7/8 लिख सकते थे, और साइन ए बराबर यहाँ पर कैलकुलेट करना था। यानी कि आपके पास ट्रायंगल बनता है, यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल मान लीजिए ए है, तो ये आपके पास आधार बटे लंब होता है। यानी कि इस एंगल के सापेक्ष अगर देखें तो आधार ये हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर ये 7 हो जाएगा, और ये आधार बटे लंब यानी कि लंब यहाँ पर ये 8 हो जाएगा। तो ट्रिपलेट से कैलकुलेट, ये ट्रिपलेट से नहीं बन पाता, तो इसको यहाँ पर जो है पाइथागोरस प्रमेय से कर लीजिए, यानी कि 64 और प्लस 49 करते तो ये 113 होता है, यानी कि अंडर रूट के अंदर 113। अब यहाँ पर देखिए साइन ए की वैल्यू बतानी थी, तो साइन ए बराबर क्या हो जाता, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पर इसके सापेक्ष ये लंब है, तो यानी कि 8/√13 जो है, √113 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ से इसको ऐसे करना था। अब देखिए मैं पूरा प्रोसेस आपको करके बता रहा हूँ। ये यहाँ से ऊपर देखिए 1 + sin t, और ये बटे में 4 कॉमन आ जाता है, यानी कि 4 कॉमन लेते तो ये 1 माइनस का sin t बच गया, और ये यहाँ पर माइनस के अंदर ये ऊपर 1 माइनस का sin t, और ये बट्टे के अंदर यहाँ पर 4 कॉमन लेते तो ये 1 प्लस का sin t बन गया। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लेते, 4 दोनों के अंदर आ रहा है तो 4 तो यहाँ पर एलसीएम आ ही जाएगा। इसके अलावा 1 माइनस sin t, और यहाँ पर ये 1 प्लस का sin t, 1 प्लस का sin t। ऊपर देखिए यहाँ पर ये 4 तो दोनों के अंदर है, तो 4 को तो आपको छोड़ देना है। अब यहाँ पर ये 1 प्लस sin t था, इसको यहाँ पर ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये ऊपर 1 प्लस sin t का होल स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस sin t का होल स्क्वायर। ये माइनस के अंदर इधर इसको गुणा कराते तो ये आपके पास 1 माइनस sin t का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस करते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है 4ab, यानी कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। तो ये ऊपर आपके पास 4 इंटू में 1 इंटू में sin t हो जाएगा, इंटू में sin t हो जाएगा, और ये बट्टे के अंदर जो है 4 इंटू में, ये देखिए यहाँ पर a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो ये 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी हो जाता, 1 माइनस का साइन स्क्वायर टी, 4 से 4 कट जाता, और यहाँ पर जो है ये आपको दिखाई पड़ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। इसको आप क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर टी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये ऊपर जो है साइन टी बचा, ऊपर साइन टी बचा, और ये बट्टे में कोस स्क्वायर टी जो है इसको मैं अलग अलग करके लिख लेता हूँ, यानी कि कोस टी इंटू में कोस टी ऐसे लिख सकता हूँ। ये कोस टी है, कोस टी। तो यहाँ पर ये देखिए साइन टी बटे में कोस टी मिलकर क्या बना लेगा, टेन टी बना लेगा, और ये इंटू में ये कोस 1/cos t सेक टी हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर था, सेक टी। नेक्स्ट देखिए, आर 1 वर्ष के लिए बैंक में 80,000 जमा करना चाहता है। उसके खाते में बैंक 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज देता है, लेकिन खाते के प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 3,000 का शुल्क लेता है। खाते में उसका लाभ प्रतिशत बताना था। तो सीधा आप रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करते कितना आता है, ये 80,000 था, और यहाँ पर 12 रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, 1 साल का कैलकुलेट करना था, डिवाइड कर देते हैं 100 से। तो यहाँ पर ये कितना आ जाता, 12×8 में, यानी कि आपके पास 96 जो है ये आपके पास आ जाता। बट यहाँ पर 3,000 शुल्क ले रहा था बैंक, तो 3,000 इसमें से माइनस कर देते तो ये आपके पास यहाँ पर ब्याज आ जाता, यानी कि आपके पास 6600 का ब्याज आ जाता। 6600 का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है कितने पर, 6600 का ब्याज मिल रहा है 80,000 पर, 80,000 पर, 80,000 पर। तो यहाँ पर गुणा करते हैं 100 से, तो परसेंटेज आ जाता। ऊपर 4 0 से ये 4 0 कट गए, बचा कितना 66/8। तो यहाँ पर 8 8 64, और 8 8 64 2 बचा, 8 दूनी का 16, और 8 5 40, यानी कि 8.25% जो है वो आपके पास आंसर। एक कार पहले 160 किलोमीटर की दूरी 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और अगले 160 किलोमीटर की दूरी 80 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा के पहले 320 किलोमीटर की औसत चाल बतानी थी। दूरी क्या थी, सेम थी। तो फॉर्मूला यूज़ करते 2ab बटे में a प्लस का भी, ये फॉर्मूला यूज़ करते तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है, यानी कि 2 इंटू में 64 करते हैं, इंटू में ये आपके पास 80 दे रखा था, दोनों को ऐड करते तो ये आपके पास 144 हो रहा है, यानी कि 16 ने 144, 16 4 64, ये कट गया। और यहाँ से आपके पास 160 आता, ये सॉरी ऊपर 6400 बन जाता, 8 8 64, ये 64, ये 640 बन जाता, सॉरी 640, और बट्टे में 9 करते 9 7 63, और बचा 10, 9 एकम 9, 71 करके एक ही ऑप्शन दे रखा था, तो 71.11 किलोमीटर पर आवर जो है वो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाती है। नेक्स्ट देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन है सत्य है? तो यहाँ पर सर्वांग क्षमता से क्वेश्चन पूछ लिया गया। यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और उनके सम्मिलित भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांगक्षम होते हैं। अब देखिए, हालांकि सर्वांग क्षमता से रिलेटेड जो है आपको टॉपिक मैं ही अलग से यूट्यूब पर करवा दूंगा, और समरूपता से रिलेटेड देखिए, इन टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर दे रखा है, अगर यहाँ पर ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो और ये वाला एंगल जो है इस एंगल के बराबर हो, तो इन दोनों के बीच में ये जो भुजा आ रही है ये भी आपस में बराबर होगी, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांगक्षम होंगे। इसके अलावा सेकंड में ये दोनों क्या हैं? त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता की शर्तें हैं, तो ये भी सही है। यदि दो त्रिभुज सर्वांगक्षम है तो उन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जा सकता है। इसको देखिए, मैं अगर यहाँ पर समझाना चाहूँ, एक्सप्लेन करना चाहूँ, तो ये मान लीजिए एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ पर ऐसा ही एकदम ऐसा ही एक और त्रिभुज है। तो आपसे पूछा गया क्या इस त्रिभुज को इसके ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है? क्या इस त्रिभुज को इस त्रिभुज के ऊपर अध्यारोपित किया जा सकता है? अगर आप इनका सब कुछ कैलकुलेट करें, एंगल बराबर आएगा, भुजा भी आपके पास बराबर आएंगे, तो हम कह सकते हैं ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? सर्वांगक्षम है। सर्वांगक्षम है तो यहाँ पर क्या इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जा सकता है? मैं इस त्रिभुज को उठाकर अगर इसके ऊपर रखूँ, इसी को कहते हैं अध्यारोपण। यानी कि यहाँ पर देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक त्रिभुज है या दो त्रिभुज है, आपको एक त्रिभुज जैसा लग रहा होगा। तो यानी कि सर्वांगक्षम त्रिभुज जो होते हैं उनको एक दूसरे पर अध्यारोपित किया जा सकता है। दो त्रिभुज सर्वांगक्षम होते हैं यदि त्रिभुजों के आमाप और आकार समान हो या नहीं भी हो। अब देखिए, आकार और आमाप, यानी कि आकार और आमाप समान हो, यहाँ तक तो ठीक था, नहीं भी हो ये कर दिया तो इसने यहाँ पर गड़बड़ कर दी। नेक्स्ट देखिए, ए बी से 40% अधिक कुशल है। यदि ए अकेले किसी काम को 31 दिनों में पूरा कर सकता है तो दोनों को मिलकर उस काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा? तो 40% का मतलब 2/5, यानी कि फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। तो यहाँ पर बी अगर 5 यूनिट कुशल है तो ए यहाँ पर 7 यूनिट कुशल है, यानी कि इनकी क्षमताओं का रेशियो आपके पास आ चुका है। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते, ये आपको दे रखा था कि ए अकेले किसी काम को 31 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ए की एफिशिएंसी 7 है और इंटू में 31 करते तो ये आपके पास टोटल वर्क होता, ये ए की एफिशिएंसी है, ठीक है। और बट्टे में इन दोनों को मिलकर काम करना था, यानी कि 7 + 5 करते तो ये आपके पास यहाँ पर ऊपर कितना आ जाता? 7 × 7 7 × 21 217 बट्टे ये आपके पास 12 आ जाता है, यानी कि इतने दिन का जो है टाइम लगता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपको y का मान बताना था, तो इसका इसके साथ अनुपात और इसका इसके साथ अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि 28 का 98 के साथ अनुपात है और बराबर होता है ये 98 का y के साथ अनुपात। तो यहाँ से अगर आप काटते 7 से तो ये आपके पास 7 × 28 और ये 7 × 1 = 7 और ये 7 × 28 14 बार, और 2 से काटते ये 2 बार और ये 7 बार, और 2 से ये काटते तो ये आपके पास यहाँ पर कितना आ जाता? 49 आ जाता। क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो ये यहाँ पर ऊपर तो 1 बचा था, यानी कि 1 इंटू में y ये बराबर 1, और ये 7 का स्क्वायर, देखिए 7 का स्क्वायर 49 होता है, इंटू में 7 करते तो ये 7 का क्यूब बन जाता, तो 343 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ये दे रखा था और यहाँ पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। यहाँ पर आप करते दोनों साइड क्या कर देते? +2 कर देते, तो यहाँ पर ये x + 1/x का होल स्क्वायर बन रहा है, तो यहाँ से स्क्वायर हटाते तो बराबर वर्गमूल, यानी कि √20 हो जाता बराबर में। तो ये आपके पास √20 को आप क्या लिख सकते हैं? इसको देखिए 4 × 5 लिख सकते हैं, 4 × 5, 4 का वर्गमूल 2 हो गया √5। तो ये आप यहाँ पर कर सकते थे, और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाती? ये आपके पास हो जाती है जो आया है 2 √5, 2 √5 का क्यूब कर दीजिए और इसमें से माइनस कर दीजिए 3 × 2 √5। तो ये आपके पास 3 का क्यूब करते तो ये 8 और √5, यानी कि 8 × 5 = 40 √5 आ गया, और यहाँ पर ये 6 √5 माइनस करते तो 34 √5 आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक दुकानदार ने 18,000 में 20 कुर्सियां खरीदी, उन्हें बेचने पर उससे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन को यहाँ पर समझने की कोशिश करें। यहाँ पर 20 कुर्सियां थी और उनका सेलिंग प्राइस में से अगर मैं इन 20 कुर्सियों के कॉस्ट प्राइस को क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा, और ये प्रॉफिट 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के बराबर बता रखा था। तो यहाँ से इसको सोल्व करते तो ये इधर कितना बच जाता? 16 कुर्सियों का सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाता 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस। अब 20 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस तो हमें ये दे रखा था, यानी कि बराबर हो जाता 18,000 के। तो यहाँ से एक कुर्सी का सेलिंग प्राइस कितना आ जाता? 16 का उधर भाग लगा देते हैं, यानी कि 18,000 के अंदर आप यहाँ पर 16 का भाग लगाते हैं। तो यहाँ पर 16 एकम 16 और 2 बचा उतारेंगे 0, और यहाँ पर 16 एकम 16 4 बचा उतारेंगे 0, 16 दूनी 32, 8 बचा 16 पंजे 80, यानी कि आपके पास 1125 जो है वो आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, कॉलेज पी में 180 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत इतना है। कॉलेज क्यू में 320 छात्र हैं जिनके अंकों का औसत 72 है। दोनों कॉलेजों के औसत अंक ज्ञात करें।
तो यहाँ पर आप एक काम करिए, इन दोनों कॉलेजों के छात्रों का आप रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए। यानी कि पी के अंदर छात्र कितने थे, 180 थे, और इसके अंदर 320 थे। रेशियो कैलकुलेट करते तो 0 से 0, और ये 9 दूनी का 18, और ये 800 के 32, 9 दूनी का 18, ये 16 दूनी का 32, यानी कि 9:16 जो है आपके पास यहाँ पर इनका रेशियो आ चुका है। अब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी थी, यानी कि 9 का यहाँ पर 88 एवरेज दे रखा था, और ये 16 का एवरेज कितना दे रखा था, 72। दोनों के बीच डिफरेंस देखते हैं, यानी कि ये कितने से बढ़ रहा है। ये यहाँ पर 16 का इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि 16 का यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ तो कितने के अंदर हुआ, 9 के अंदर हुआ। 16 का इंक्रीमेंट 9 के अंदर, 9 विद्यार्थियों के अंदर हुआ। तो यहाँ पर 9 को मल्टीप्लाई करते 16 से, तो ये आपके पास 16 नमा 144, तो ये 72 था। यानी कि यहाँ पर ये 72 था, इसमें 144 का इंक्रीमेंट हुआ कितने विद्यार्थियों में, टोटल कर लीजिए। यानी कि इन दोनों को जोड़ते तो आपके पास दोनों महाविद्यालय में यहाँ पर कितने होते हैं, दोनों कॉलेजों के अंदर कितने विद्यार्थी होते हैं, 25 होते हैं। 25 का इसमें भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पर ये 72 प्लस 25, 5 125, यानी कि 5 बार जाता, और पॉइंट करके आपके पास समथिंग कुछ आता। तो यहाँ पर ऐड करते तो 77 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आता, और यहाँ पर एक ही ऑप्शन दे रखा है, तो ये आपके पास राइट आंसर हो जाता। ठीक है, आकृति में पी क्यू वृत्त के केंद्र ओ से गुजरने वाली एक जीवा है, तो एंगल पी क्यू एस आपको कैलकुलेट करना था, यानी कि ये वाला एंगल आपको बताना था। तो यहाँ से अगर आप देखते कि ये आपको यहाँ पर पी क्यू जो है इस वर्त की क्या दे रखी है, जीवा दे रखी है, और हम जानते हैं कि किसी भी जीवा द्वारा परिधि पर बनाया गया कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, और ये पूरा चक्रीय चतुर्भुज बन रहा है, तो ये आपको 110 डिग्री दे रखा है, और चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के एंगल का योग होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर ये 110 दे रखा है, तो ये कितना बन गया, 70 डिग्री। तो ये 70 डिग्री है, और ये आपके पास 90 डिग्री है, तो 160 डिग्री। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी आपके पास कितना होता है, 180 डिग्री, तो ये 20 डिग्री बच गया, यानी कि 20 डिग्री जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट देखिए, एक दुकान एक कमीज पर फ्लैट 50% की छूट प्रदान करती है, जबकि दूसरी दुकान इतने की छूट, 2 क्रमागत छूट प्रदान करती है। यदि बिल का अंतर इतना है तो कमीज का मूल्य बताना था। तो यहाँ पर डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते, दोनों छूटों के बीच क्या है। ये 50% पहली दुकान की है, और इसको एकल छूट में कन्वर्ट करते तो 30 प्लस का 30 माइनस करते 30 इंटू में 30 और बट्टे में 100 करते। तो यहाँ से आपके पास एकल छूट कितनी आ जाती है, 60 माइनस का 9 होता, यानी कि 51% आपके पास यहाँ पर ये छूट आ जाती है, एकल छूट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखते तो 1% का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है, और यहाँ पर अंतर कितना दे रखा था, 43, यानी कि 1% की वैल्यू आपको 43 दे रखी थी। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाती है, यानी कि 100 से दोनों साइड गुणा कर देते 43, तो आपके पास आंसर था। नेक्स्ट देख, अजीत सोहन से 4 गुना तेजी से काम करता है। यदि सोहन स्वतंत्र रूप से एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, तो अजीत और सोहन मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर मैं अजीत और सोहन, अगर यहाँ पर मैं सोहन को मान लूँ कि ये 1 यूनिट काम करता है, तो ये 4 गुना काम तेजी से करता है, तो ये 4 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर ये इनके एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। सोहन स्वतंत्र रूप से कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 1 इंटू में 20, ये सोहन की एफिशिएंसी है। और दोनों मिलकर यहाँ पर कार्य करते हैं, तो दोनों को यहाँ पर जोड़ दीजिए, यानी कि 4 प्लस का 1, सेम क्वेश्चन हम पीछे करके आए। तो ये आपके पास 20/5 आता, और ये 500 के 20, यानी कि 4 दिन का आपके पास आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखें, यहाँ पर a माइनस बी बराबर दे रखा था, तो इसका मान पूछ लिया गया था। इसका फॉर्मूला होता है आपके पास a माइनस का b इंटू में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, और ये प्लस के अंदर ab, ये आप पहले लिख लीजिए या फिर बाद में लिख लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ab प्लस का ab और प्लस के अंदर b स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, माइनस a माइनस b का यहाँ पर आपको मान दिया गया था, इसका मान दिया गया था 1, तो यहाँ पर इसको 1 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास ये आंसर आ जाता। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर अल्टरनेटिव्स नंबर का क्या करते हैं, यो कैलकुलेट करते हैं। 9 5 कितना हो गया, 14, 14 5 19, 19 और 6 19 और 6 25, और 25 और 6 25 और 6 आपके पास कितना हो जाता, ये आपके पास हो जाता 25 और 6। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक हुई, ये 9 5 14 14, ये यहाँ पर 2 अक्षर छूट गए, तो यहाँ पर ये दोबारा से करते हैं। यानी कि यहाँ पर ये 9 5 14 14 3 17 17 1 18 और 18 2 20, यानी कि इनका 20 आया। ऊपर यहाँ पर करते तो ये 4 4 16 4 4 16 और 16 और 5, ये सॉरी 4 4 8 8 और 5 13 13 और 6 13 और 6 19 19 और 6, ये आपके पास कितना आ जाता, 19 और 6 25, यानी कि इनका आपके पास 25 आया। तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटा दीजिए, 25 माइनस 20 करते हैं तो डिफरेंस 5 का। अब यहाँ पर ये जो 5 डिफरेंस आया, इसमें कौन सी संख्या ऐड करें,
कौन सी संख्या ऐड करें कि ये संख्या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 11 से। तो ऑप्शन से यहाँ पर 1 तो नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। 4 रखेंगे तो 9 आएगा, 9 भी नहीं हो सकता डिविजिबल। 5 रखेंगे तो 10 आएगा ऊपर, 10 ये भी नहीं होगा, यानी कि बचा 6। तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो 6 5 11 और बटे 11 करते तो डिविजिबल था। तो 6 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। ये 9 द्वारा विभाज्य तो A का मान बताना था। तो यहाँ पर 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते तो 6 3 9 कट गया, और ये 6 और 4 10, यानी कि 10 में 9 का भाग लगाएं, 1 बचा, और 1 और ये 2 3 हो गए। 3 प्लस का 1 करते और इसको डिवाइड करते 9 से, तो ये संख्या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए थी। तो 7 रखते 10 आता नहीं होगा, 8 रखते तो 11 बनता नहीं होगा, और यहाँ पर 10 रखते तो 13 होगा नहीं होगा, 6 रखते तो 9 बन रहा है ऊपर, तो यहाँ पर A की वैल्यू भी यहाँ पर भी 6 आ रही है। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है एक वृत्त पर एक चाप जिसकी लंबाई आपको ये दे रखी है 19.25 सेंटीमीटर, केंद्र पर 18 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनेगा। यहाँ पर अगर आपको ये पता था कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू रखते 22/7, 22/7 इंटू में आर स्क्वायर। अब 22 को ऊपर में क्या लिख सकता हूँ 11 इंटू में 2/7 इंटू में आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए मल्टीपल में 11 रहेंगे कि जो भी क्षेत्रफल आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा लेते हैं। यानी कि यहाँ से अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अंदर लगाएंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा, क्योंकि ये तो आपको दे रखा है यहाँ पर सामने ही दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो डिफरेंस आपके पास जो है आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। इन 3 ऑप्शन में चेक कर लेते हैं मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये 7 1 8 हो गया, 7 1 8, 8 और 6 14, 8 6 14 और 14 2 16, यानी कि ऊपर कितना आया 16 आया, और यहाँ पर ये नीचे कितना आएगा 8 1 9, 8 1 9 और 9 और 6 15, 8 1 9 9 और 6 15, 15 और 5 20, यानी कि 20। यहाँ पर देखिए 20 में से माइनस करते ये 16, तो आपके पास 4 बचता है, यानी कि डिविजिबल नहीं था। यहाँ से अगर करते तो ये आपके पास कितना आ रहा है 7 1 8, 8 और 0 और ये 2 10, यानी कि यहाँ पर ये 10 बन रहा है। और ये आपके पास जो है ऊपर कितना आता है ये 8 1 9 9 और 6 15, 15 और 5 20, यहाँ पर भी 20 में से माइनस करते 10, तो ये आपके पास 10 बचता है, यानी कि ये भी डिविजिबल नहीं है। यहाँ से करते तो ये 7 1 8, 8 और 6 14, 14 और 2 16, यानी कि 16 बन रहा है। और ऊपर से अगर देखते तो ये 9 1 10, 10 और 6 16 और 16 और 5 21, 21 में से अगर 16 माइनस करते तो भी आपके पास 5 बच रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं था। तो बचा ऑप्शन ये फर्स्ट, यानी कि यहाँ पर ये ऑप्शन फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। इसलिए इसमें भी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये 7 1 8, 8 और 0, यानी कि 8 और 2 10, 10 ये ऊपर आया, ठीक है, ये ऊपर कितना आया 10 आया, और यहाँ पर नीचे से करते तो ये 9 1 10, 10 और 6 16, 16 और 5 21, यानी कि 21 में से आप यहाँ पर माइनस करते 10, तो ये आपके पास 11 बच रहा है, और 11 डिविजिबल है 11 से, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। अदरवाइज आप फॉर्मूले से कैलकुलेट करना चाहते तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है, यहाँ पर ये आपको पता है कि चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है यहाँ पर L बराबर θ/360 इंटू में 2 पाई आर इंटू में 2 पाई आर, यहाँ पर ये फॉर्मूला होता। तो यहाँ से अगर कैलकुलेट करते तो ये थीटा की वैल्यू 18 डिग्री दे रखी थी बटे 360 डिग्री इंटू में 2 इंटू में 22/7 रखते, और इंटू में आर की वैल्यू ये 19.25 दे रखी थी, और ये बट्टे में करते तो यहाँ पर ये पॉइंट देखिए हटाइए, यहाँ पर ये बट्टे में 2 0 आ गया, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये 25 से 25 चौको 100, और ये ऊपर 25 7 175, और यहाँ पर बचा 17, और ये फिर से 25 7 175 77 आएगा, और यहाँ पर 7 से ये कट जाएगा, यानी कि 11 बार कटेगा। 1 सेकंड, मैंने यहाँ पर आर की वैल्यू रख दी है एल, यानी कि आपको यहाँ पर आर तो कैलकुलेट करना था, ये एल की लंबाई दे रखी थी यहाँ पर ये 19.25, सॉरी इसके लिए यहाँ पर ये बट्टे में यहाँ पर 100 आएगा, ठीक है, और यहाँ से ये 25 100 के 100 और 25 7 175, और यहाँ पर फिर आपके पास कितना बचेगा 17 बचेगा, और उतारे में 5 25 7 175, यानी कि ऊपर 17 आएगा, ये 77 आएगा, ठीक है, और ये 11 से कट रहा है, यानी कि 11 से ये कटेगा कितना आएगा 11 दूनी 22, यानी कि 11 से कटेगा 11 दूनी 22 आएगा, और ये 11 से बराबर में ये देखिए 77 कट रहा है 11 से 7 बार, और ये 18 दूनी 36, यानी कि 20 आएगा, और ये 2 दूनी का 4 बनेगा, यानी कि 5 चौके 20 बनेगा, और यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते तो ये ऊपर देखिए इधर 7 यानी कि 49 हो जाएगा, और इंटू में ये 5 आएगा, और ये बट्टे में क्या आएगा 4 आएगा। ये आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है, तो आप यहाँ पर इसका क्षेत्रफल कैलकुलेट कर सकते थे, फॉर्मूला लगाते पाई आर स्क्वायर वाला, यानी कि पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में ये आपके पास आता 49 इंटू में 5, और ये बट्टे में 4, इसको लिखते हैं 49 इंटू में 5 बट्टे में 4, तो ये आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता। इस मेथड से आपको नहीं करना था, इस मेथड से आपको कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ पर आप खुद से सोल्व करके देख लेना, ये आपके पास 11 7 9 0.625 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है, ये आप खुद से कैलकुलेशन करके देख लेना, यहाँ पर इतना ही आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर पूछ रखा था 1971 में आयात में कमी,
1971 में आयात में कमी, 1970 में आयात का कितना प्रतिशत है। यानी कि यहाँ पर आयात आपको अगर दिखाई दे रहा है तो ये ठीक है, अदरवाइज मैं यहाँ पर ऊपर लिख रहा हूँ। ये आपको दे रखा है 1970 के अंदर दे रखा है ये 3465 और यहाँ पर ये दे रखा है 1600। तो इनके बीच का डिफरेंस आपको देखना था, तो कितने का डिफरेंस आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। मुझे तो ये 400 और 1465, ये 1865 का यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ रहा है। 1865 का डिफरेंस ये है और कितने पर है 3465 और इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे करते, 5 से ऊपर कटेगा यानी कि 5 त्रिका 15, 5 7 35 और फिर 5 त्रिका 15 और नीचे कटेगा ये 5 से तो 5 6 30 और 4 बचा 9 5 45 और 5 त्रिका 15, ये इतना आया। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करते, ये जो आया है आपके पास ऊपर आया 373 और आगे 2 0 लगा दीजिए। इसमें भाग लगाना था ये 693 का। अब इसमें भाग लगाते तो ऑप्शन से देखिए यहाँ पर सभी के अंदर 5 5 5 5 पहले आ रहा है, यानी कि भाग तो 5 बार जाना था। तो ये 5 यहाँ पर लिखा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 त्रिका 15 हासिल आती है, 1 9 5 45 1 46 हासिल आती है आपके पास 4 और 5 6 30 और 4 34 बन गया। ये आपके पास यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 5 बचेगा, 12 में से 6 गया 6 बचेगा और 6 में से 4 गया 2 बचेगा। ठीक है, उतारेंगे 0। अब यहाँ पर देखिए भाग कितनी बार जाएगा, 4 बार। ये देखिए 5 बार तो जा नहीं सकता क्योंकि 5 बार तो इतना आ रहा था। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, यानी कि 693 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये 4 त्रिका 12 हासिल 1 9 5 45 1 46 हासिल 4 6 24 4 28 यानी कि 2862 आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये तो ज़्यादा जा रहा है। ये आपके पास 4 त्रिका 12 हासिल 1 9 5 45 1 46 और ये सॉरी यहाँ पर ये मैंने गलत कर दिया, मल्टीप्लाई भी यहाँ पर ये गुणा 4 से करना था, यानी कि 4 त्रिका 12 हासिल 1 आती और 9 चौके 36 1 37 आता और हासिल 3 आती, 6 चौके 24 और 3 27 यानी कि इतना आता। तो ये तो फिर भी ज़्यादा जा रहा है इससे, तो यहाँ पर भाग 3 बार ही जाता, भाग 3 बार ही जाता। तो यहाँ पर ये 3 से मल्टीप्लाई करते 3 त्रिका 9 और 9 त्रिका 27 का 7 और हासिल आती है आपके पास 2 और 6 त्रिका 18 और 2 20 यानी कि इतना आता। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस करते तो ये आपके पास 1 बच गया और 14 में से 7 गया 7 बचा और यहाँ पर 5 बचा, तो ये आपके पास इतना बचा। और यहाँ पर अब दशमलव लगाते और उतारते 0। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ पर इतना आया था, यानी कि हमें तो यहाँ पर इतने में भाग देना, तो यानी कि ये 5 से ज़्यादा बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आती है मैं मान लेता हूँ ए आता, ठीक है, वो वैल्यू यहाँ पर 5 से तो ज़्यादा आती। ठीक है, तो पॉइंट के बाद अगर 5 से ज़्यादा आती वैल्यू तो हम लगभग अप्रोक्सीमेट इसको लिख सकते थे 54%, यानी कि 54% हम इसको लिख सकते थे। तो 54% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर था। तो भले ही वीडियो लंबी गई है लेकिन आपने इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ सीखा होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।